मंदिर से फूल उठाता है, उसमें आर्सेनिक और लेड मिलाता है और अपने पानी में घोल के पी जाता है। बेवकूफी लगती है ना? हम नेशनल स्केल पर एग्जैक्टली यही कर रहे हैं हर रोज। 100 बात की एक बात यह है कि माँ और डस्टबिन ये दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। हम लिटरली अपने फ्लश का पानी सीधा अपने ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज में मिक्स कर रहे हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। हम एक तरफ गंगा माँ, यमुना माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हें प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बना चुके हैं। आरओ भी मरकरी और लेड को कंप्लीटली नहीं निकाल पाता। तो जो मिडिल क्लास सोचती है कि मेरे पास तो आरओ है, मैं तो कंप्लीटली सेफ हूँ, वो गलत सोच रही है। ये जो सफेद सफेद झांझ दिख रहा है वो बहुत हानिकारक है शरीर के लिए। आपको थोड़ा डर है? नहीं, डर नहीं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक बहुत ही अजीब सिनेरियो। कोई इंसान एक मंदिर जाता है, वहां से पूजा के पवित्र फूल उठाता है, फिर उन फूलों को पीसकर उसमें लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे जहरीले केमिकल्स मिलाता है, उसका एक पेस्ट बनाता है और उसे अपने पीने के पानी में ग्लास में घोलकर पी जाता है। ये सब सुनने में कैसा लग रहा है? एक बेवकूफी भरा एब्सोल्यूट मैडनेस जैसा लग रहा है ना? और सोचने वाली बात है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा ही क्यों? पर असलियत बता रहा हूँ, हम लोग नेशनल लेवल पर बहुत बड़े स्केल पर एग्जैक्टली यही डेली कर रहे हैं हर रोज। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मंदिर के फूलों से शुरू होकर ये जहर तुम्हारी डिनर की प्लेट तक आखिर पहुंचता कैसे है, कितने हजार करोड़ बर्बाद हो चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सब का सॉल्यूशन क्या होगा। इसलिए एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की हेल्थ का सवाल है। घर में अगर कोई जूते पहन के आ जाए तो हम बवाल मचा देते हैं, पर उसी घर के पास से बहने वाली नदी जिसको हम माँ कहते हैं, उसमें हमें अपना टॉक्सिक कचरा डालने में एक सेकंड का भी गिल्ट नहीं होता। क्योंकि इंडिया में ये नदियों को गंदा करने का ट्रेंड कोई सिर्फ एक एनवायरमेंटल फेलियर नहीं है, ये हमारे बेसिक लॉजिक और मेंटेलिटी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। हम एक तरफ गंगा माँ, यमुना माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हें प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बना चुके हैं। एक तरफ तो पानी को पाप धोने वाला माना जाता है, पर उसमें जो जहर हम पर्पसफुली डाल रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? यही तो प्रॉब्लम है। जब कोई सिस्टम ही नहीं है हिसाब रखने का, जब डेटा ही एक जगह पर नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हिसाब कैसे लगेगा? ये पूरा का पूरा पॉल्यूशन का सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए ही हो रहा है क्योंकि एक जगह से ट्रैक ही नहीं हो रहा। डेटा इधर उधर बिखरा हुआ है और हर चीज ट्रेसेबल होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। जब डेटा अलग अलग जगह बिखरा हुआ होता है ना, तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि कौन जिम्मेदार है, डिसीजन किसने लिया था, एरर कहां हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए सीरियस कंपनीज इंडिपेंडेंट और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स यूज करती हैं, जैसे उडू। सो बेसिकली उडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है अपनी डेली बिजनेस एक्टिविटी सिंपल बनाने में। बिलिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट्स, इन्वेंट्री या फिर वेबसाइट बनाना हो, सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर हो जाता है। उडू के प्रोजेक्ट ऐप में तुम अपना पूरा प्रोजेक्ट एक नजर में देख सकते हो, कौन सा काम चल रहा है, कौन सा अटका हुआ है और कौन सा कंप्लीट हो चुका है। तुम टास्क बना सकते हो, हर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन असाइन कर सकते हो, प्रायोरिटी, डेडलाइन और टैग्स सेट कर सकते हो और हर बड़े काम को छोटे छोटे सब टास्क के अंदर तोड़ सकते हो। टीम के साथ रियल टाइम कोलैबोरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, नोट्स, फाइल्स, सब कुछ एक ही जगह पे। कॉल्स, मीटिंग्स और रिमाइंडर्स सिस्टम के अंदर ही शेड्यूल्ड होते हैं और काम देखने के भी ऑप्शंस मिलते हैं। कानबन व्यू में टास्क स्टिकी नोट्स की तरह मूव होते हैं, गैंट व्यू में पूरी टाइमलाइन दिखती है और लिस्ट व्यू में सारा डेटा सीधा एक ही जगह पे। उडू मॉडर्न बिजनेसेस की सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, अभी के अभी जाके चेक करो। खैर, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये जो रिलीजियस और कल्चरल आदतें हैं, ये प्रैक्टिकली हमारी नदियों का मर्डर कैसे कर रही हैं और इसका बिल हमारी हेल्थ और हमारी इकोनॉमी को कैसे चुकाना पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, वो कचरा जो हम नदी में फेंकते हैं, जिसे हम प्राउडली सैक्रेड ट्रैश या फिर पुण्य का सामान समझते हैं, आखिर इन चीजों में ऐसा है क्या जो हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरे सामान को नदियों में फेंक रहे हैं? सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। इंडिया में लगभग 6.5 लाख टेंपल्स हैं और वहां से हर साल 80 लाख मेट्रिक टन फूल नदियों में जाते हैं। 80 लाख टन सिर्फ फूल। इसका स्केल समझो, अगर तुम इन फूलों को ट्रक्स में भरोगे तो लगभग 4 लाख ट्रक्स लगेंगे, यानी दिल्ली से मुंबई तक बम्पर टू बम्पर ट्रक्स खड़े हो जाएंगे सिर्फ फूलों से भरे हुए। इतने फूल हर साल नदियों में जा रहे हैं। लोग सिंसियरली सोचते हैं कि ये पूजा का सामान है, इसे नॉर्मल कचरे के डब्बे में तो डाल नहीं सकते, वहां इसका अपमान होगा, तो इसे चुपचाप बहते पानी में बहा दो, पुण्य मिल जाएगा। पर फूल तो 100% नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना। पेड़ से टूटे ऑर्गेनिक मैटर है
हैं, पानी में जाएंगे तो वो तो नेचुरली ही डिसॉल्व हो जाएंगे ना। अगर इसको डस्टबिन में नहीं डाल रहे तो इसमें एक आम आदमी को प्रॉब्लम कहाँ दिखेगी। दिक्कत ये है कि लोगों के दिमाग में आज भी फूलों की इमेज वो ही पुरानी मिथोलॉजिकल वाली है कि फूल किसी पुराने जंगल से या देवताओं के आंगनों से आ रहे हैं। पर मॉडर्न रियलिटी इतनी डार्क है कि आज के फूल कमर्शियल फार्मिंग से आते हैं, खेती से, और उन्हें जल्दी उगाने और फ्रेश रखने के लिए मैसिव लेवल पर केमिकल्स यूज होते हैं। डेटा कहता है कि इन कमर्शियली ग्रोन फूलों पर हैवी पेस्टिसाइड्स स्प्रे होता है जिसमें डायरेक्टली आर्सेनिक, लेड और कैडमियम होता है। तो जब हम वो 80 लाख टन फूल नदी में डालते हैं तो एक्चुअली हम हजारों टन डेडली एग्रीकल्चरल केमिकल्स पानी में डाल रहे हैं, और इससे एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होता है जिसे साइंस की भाषा में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ध्यान से समझो कि यूट्रोफिकेशन एग्जैक्टली काम कैसे करता है, यानी कि नदी के अंदर ये टॉक्सिक फूल गिरने के बाद में एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जब इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल एक साथ पानी में सड़ना शुरू होता है तो पानी के अंदर के बैक्टीरिया उन्हें खाने के लिए तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। उन्हें खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इस प्रोसेस से नदी के सरफेस पर एल्गी यानी कि काई जम जाती है। देखी भी होगी तुम लोगों ने कि बहुत मोटी डार्क ग्रीन लेयर बन जाती है। इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये लेयर इतनी डेंस होती है कि सूरज की रोशनी पानी के अंदर जाना बंद हो जाती है। इसका मतलब पानी के अंदर का पूरा इकोसिस्टम कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है, एकदम कट ऑफ। सरफेस ब्लॉक होने से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन पानी